Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा क्लास 11th में हम अभी आपका यूनिट हमने स्टार्ट किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। यूनिट क्या होती है, आइडियल यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया इनटू फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल एनालिसिस, देन एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सम रूल्स फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम बार बार मेजरमेंट से डील कर रहे हैं। मेजरमेंट में किन चीजों का ध्यान रखना है, एरर कैसे कम करना है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं बेटा जिनको आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। जैसे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सम स्टार, किसी स्टार का हमसे डिस्टेंस, ये भी अगर आपको डिटरमिन करना हो तो आप इनडायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी मेजरमेंट डायरेक्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए आज का लेक्चर हमारा कंफाइंड होगा मेनली डिस्टेंसेस की मेजरमेंट पे। तो डिस्टेंसेस की मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड्स मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपसे। कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, क्या टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड, लेजर मेथड, रडार मेथड, देन सोनार मेथड। ये सब इको मेथड के अंदर आ जाएंगे। ट्रायंगुलेशन मेथड डिस्कस होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड डिस्कस होगा, पैरालेक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वो डिस्कस करूंगा डिटेल में। सो अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से समझ जाएंगे, कुछ में थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा खुद को, तो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इस बोर्ड की लेंथ ब्रेड्थ मुझे मेजर करनी हुई तो मैं डायरेक्टली मेजर कर लूंगा। मुझे अपने रूम की हाइट मेजर करनी हो, मैं एक मेजरिंग टेप लेके लेंथ ब्रेड्थ हाइट डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम डिस्टेंसेस की बात करें। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी। तो पहला मेथड जो है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ट्रायंगुलेशन मेथड, इसमें हम वही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस डिटरमिन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला केस मैंने लिया टू मेजर द हाइट ऑफ अ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब जो आपके आसपास है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट का कोई पोल, स्ट्रीट में कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल, मोबाइल टावर जो आपके आसपास है, तो वो हो गया आपके लिए एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वही मोबाइल टावर बहुत दूर है या हाई टेंशन सप्लाई लाइन का टावर आपको अपने घर से दूर कहीं दिख रहा है, तो उसकी हाइट अगर आपको डिटरमिन करनी होगी, चूंकि आपके घर से वो दूर है, तो वो हो जाएगा आपके लिए इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ऐसे केस में क्या करें, कोई माउंटेन पीक आपको दिख रही है, आप अपने घर के छत पे खड़े हैं, वहां से दूर आपको कोई माउंटेन पीक दिख रही है, आप किसी ओपन ग्राउंड में खड़े हैं, दूर आपको कोई माउंटेन पीक दिख रही है, आप उस माउंटेन पीक की हाइट डिटरमिन करना चाहते हैं उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो वो माउंटेन भी आपके लिए इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा यहां पे तो हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप रोड पे खड़े हैं, आपके सामने एक बिजली का खंबा खड़ा है, एक पोल खड़ा है। अब आपका मन किया उसकी हाइट डिटरमिन करनी है, तो कैसे करेंगे बताइए। एक तरीका तो यह है कि एक आदमी उस पोल के ऊपर चढ़ जाए, वहां से एक रस्सी लटका दे या मेजरिंग टेप लटकाए, दूसरा नीचे खड़ा हो, तो आपको हाइट मिल सकती है। बट क्या आप ऐसा कर सकते हैं, सोचिए। चलिए एक मैं छोटी सी एग्जांपल और छोटे डिस्टेंस की बात। मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है, धागा, आप उस धागे की विड्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, स्केल से मेजर करेंगे तो बहुत ज्यादा एरर आएगा, क्योंकि धागे की थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम है और स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो उसमें लीस्ट काउंट एरर तो पक्का रहेगा 1 मिलीमीटर का। तो अगर खुद उसकी विड्थ जो है वो 1 मिलीमीटर से कम है, उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम है और उसमें 1 मिलीमीटर का एरर हो जाए, तो हम ऐसी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें लार्ज एरर आ रहा है। हाँ बेटा, आप देख रहे होंगे काफी पसीना आ रहा है। एक्चुअली वीडियोस बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखते हैं, फैन या तो टोटली ऑफ रखता हूं या स्पीड स्लो रखता हूं, ताकि साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो प्रॉपरली ऑडिबल हो।
तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करते रहिएगा। टुगेदर वी कैन एंड वी विल डू वंडर्स डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए बेटा, मैं बात कर रहा था धागे की विड्थ की। तो अगर आपके पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर टाइटली बहुत सारे टर्न्स वाइंड कर दो, लेट अस से 100 टर्न्स वाइंड कर दो धागे के, क्लोजली पैक्ड। फिर उन 100 टर्न्स की विड्थ तो आप डिटरमिन कर सकते हैं इकट्ठा स्केल से, तो बाद में डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, आपको सिंगल थ्रेड की विड्थ मतलब उसका डायमीटर मिल सकता है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डिस्कस्ड भी है, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले पार्ट पे अपने हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सपोज आपके सामने एक पोल है जिसकी हाइट है h, ये पोल है AB, इसकी हाइट कितनी है h। आप ग्राउंड पे उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है, जहां पे ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट O का डिस्टेंस पॉइंट B से आप डिटरमिन कर सकते हैं, मतलब फुट ऑफ द पोल से इसका डिस्टेंस। ये तो मेजरिंग टेप की हेल्प से ये डायरेक्टली डिटरमिन किया जा सकता है, ये इनडायरेक्टली नहीं, ये डायरेक्टली डिटरमिन होगा। और ये हाइट डायरेक्टली आप डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, उस पोल की पीक का, टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो आप डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं, एंगल थीटा। कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार इस पॉइंट O से आपने इस टॉवर या पोल की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से मेजर किया, दैट कम्स आउट टू बी थीटा। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल के अंदर बेटा जी, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा के ऑपोजिट साइड है h, एडजेसेंट साइड है x, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यस और नो। अब आप देखिए इसमें थीटा की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता है, दैट सिंपली मींस h इज इक्वल टू x tan थीटा। तो अगर x और थीटा दोनों आपको पता है, दोनों आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं x और थीटा, तो जो h है हाइट, वो आप इनडायरेक्टली मेजर कर पाएंगे आप, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कर नहीं रहे थे। कैसे मेजर करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से, इजंट इट? ये आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एनीवे बेटा मैं यहां आपसे बात कर रहा था कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए बेटा एक डिवाइस होता है, मार्केट में एक डिवाइस आता है क्लाइनोमीटर। अब ये क्लाइनोमीटर मार्केट से लेने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रेट रॉड ले लीजिए, पतली सी रॉड या कोई पतली पाइप, कोई पतली कैपिलरी अगर आपके पास हो। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोटेक्टर होता है D, जिसको आप D कहते हैं कॉमनली, इस प्रोटेक्टर को इसके साथ इस तरह से अटैच कर दो। प्रोटेक्टर की वो जो लाइन आती है वो इसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, और यहां से एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दीजिए। एक रस्सी लीजिए, एक धागा लीजिए पतला सा, उस धागे के साथ कोई भी मेटेलिक बॉडी, कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर आप हैंग कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास आएगा। बस अब आपको एक काम करने हैं, इस प्रोटेक्टर की कैलिब्रेशन चेंज करनी है। कैलिब्रेशन होता है जो इसके ऊपर रीडिंग्स लेने के लिए जो हमने मार्किंग की होती है, वो मार्किंग चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? नॉर्मली यहाँ पे 0 डिग्री होगा और यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक 180 आएगा, यहाँ पे क्या होता है 90। लेकिन अब आपने डिविजन्स बनी है, बस कैलिब्रेशन चेंज करनी है। तो 90 डिग्री को आपने 0 डिग्री लिख देना है, और इन दोनों साइड्स पे यहाँ पे भी 90 डिग्री मार्क करो, यहाँ पे भी 90 डिग्री मार्क करो। तो 0 से इधर बढ़ते हुए सभी कैलिब्रेशंस आपके पास है। ये एंगल 30 डिग्री होगा, यहाँ कहीं 60 डिग्री होगा, सिमिलरली इस साइड भी यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, यहां पर कोई 3 पेपर पिन्स मार्क करो, जैसे मेरा मार्कर है यहाँ पे 1 2 3, कोई 2 भी मार्क करोगे चलेगा। अब आप ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए आपके पास ये इस तरह का अरेंजमेंट आ गया। मैं इस पेंसिल या इस पेन की हेल्प से आपको समझाता हूं। यहां पे आपने प्रोटेक्टर कनेक्ट किया। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये पेंडुलम कहां रेस्ट कर रहा है, ये किस रीडिंग, क्या रीडिंग दे रहा है? 0 डिग्री। तो इसकी स्लोप, वैसे भी इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है कि नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या स्लोप उसकी 0 होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप ऊपर किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्टर इस तरह से ऊपर टिल्ट होगा। जैसे आप इसको ऊपर टिल्ट करोगे पेंडुलम तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। मान लीजिए आपने 30 डिग्री से इसका एंगल चेंज किया, इस लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 30 डिग्री। तो अब ये पेंडुलम
जो कि पहले यहां पे था 90 डिग्री के साथ कोइंसाइड कर रहा था। जैसे इस लाइन को आपने 30 डिग्री से ऊपर एलिवेट किया तो प्रोटेक्टर इसके साथ साथ रोटेट कर गया। अब ये यहां पे रीडिंग क्या शो कर रहा होगा 30 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना हो चुका है 30 डिग्री। तो इस तरह से आप चाहें तो क्लाइनोमीटर भी घर पे बना सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट रॉड, उसके साथ एक प्रोटेक्टर की कैलिब्रेशन चेंज करनी है, 90 डिग्री को 0 मार्क करना है और 0 और 180 दोनों को 90 मार्क करना है, बीच में डिविजन्स बनी है, इसी के अकॉर्डिंग एंगल्स मार्क कर दो। इसके ऊपर 3 पिन्स क्यों लगवाई थी? जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आप मेजर करना चाहते हो, तो एक आंख को बंद रखिए, एक आंख से ऑब्जर्व कीजिए और यहां पे 3 पिन्स लगी हैं, एक पिन यहां पे, एक पिन यहां पे और एक पिन यहां पे, और वो सामने आपके टॉवर या पोल है। तो पोल की टॉप, पोल की जो पीक है वो और ये तीनों पिन्स आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में। जब इस तरह की एडजस्टमेंट हो जाए तो यहां पे इसको फिक्स करके यहां देखो ये थ्रेड किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, किसके साथ, तो उतना ही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो खुद क्लाइनोमीटर बना के एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बेटा दूसरा केस हम लेते हैं टू मेजर द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल ली, ये मोबाइल टावर कहीं बहुत दूर लगा है आपके घर से, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो आप दूर से ही उसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं, इनएक्सेसिबल है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। या किसी माउंटेन की बात कर लें, मान लीजिए एक माउंटेन है इस तरह से, अब माउंटेन की पीक तो आपको दिख रही है, लेकिन इसके नीचे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट बी थोड़ी आपको मिल रहा होगा। यहां पे तो बी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस मिला x, तो जाके x की वैल्यू मिली, बट यहां पे पॉइंट बी ही पता नहीं है, तो कैसे मेजर करोगे? इस पॉइंट बी तक आप नहीं पहुंच सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम एक नहीं बल्कि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेंगे, जैसे मैंने यहां मार्क किया ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q। पहले आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट Q पे खड़े हुए, जैसे वहां एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे थे, आपने ये जो भी ऑब्जेक्ट है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, मे बी टावर, मे बी हिल, मे बी माउंटेन, कुछ भी है, तो कोई हिल पी की है चाहे, तो इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से मेजर किया, दैट केम आउट टू बी θ1। अब आप ग्राउंड पे खड़े हैं, अब आप थोड़ा और दूर जाइए इस पॉइंट Q से, कुछ दूरी पे जाओ पॉइंट P पे, पॉइंट P से दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करो। सपोज यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया θ2, तो आपके पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे। ठीक है, यहां से डिस्टेंस तो आप नहीं मेजर कर पा रहे, बट क्या ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का? ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट ग्राउंड पे हैं, आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? यस, हाँ। सपोज हमने वो डिस्टेंस मेजर करके रखा, दैट डिस्टेंस केम आउट टू बी x। अब हमें इस डिस्टेंस x की हेल्प से हाइट कैसे मिलेगी, तो जरा क्विकली चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पे एक राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ABQ में देखो जरा cot θ1 क्या है? बेटा cot होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, सो इट इज BQ अपॉन AB, और AB को मैच लिख सकता हूं BQ अपॉन H। तो इससे आपको पता चल गया कि BQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू H cot θ1। तो ये जो डिस्टेंस है, ये पक्की बात है H cot θ1 होगा। अब दोनों वेरिएबल है, H भी नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, तो ना ही हमें BQ पता, ये सब चीजें वेरिएबल अभी तक। अब अगली बार आप लीजिए इन राइट ट्राइंगल, अब राइट ट्राइंगल कंसिडर करो ABP इसको। अब यहां पे ये एंगल θ2 है, तो देखिए जरा cot θ2 किसके इक्वल है? तो बेटा cot θ2 अगेन एडजेसेंट साइड, दैट इज BP अपॉन ऑपोजिट साइड AB, और AB को मैच लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि BP की जो वैल्यू है, H को यहां लाऊं, दैट इज H इंटू cot θ2, इजंट इट? ये होना चाहिए कि नहीं? तो जब BP की वैल्यू आपके पास आ गई, नाउ अब आप क्या करेंगे? आपको ये तो पता है कि PQ कितना है, एंड वी नो दैट PQ इज इक्वल टू, PQ की वैल्यू आपने मेजर करके रखी है, और PQ किसके इक्वल होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू BP माइनस BQ, इजंट इट? BP माइनस BQ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ PQ, राइट? तो चलिए जरा PQ और PQ की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, दैट इज X, ये आपने मेजर की है। BP माइनस BQ, दिस माइनस दिस, तो H कॉमन आ जाएगा इनटू cot ऑफ θ1 माइनस cot ऑफ, cot of θ2
माइनस कॉट ऑफ थीटा 1, कॉट ऑफ थीटा 2 माइनस कॉट ऑफ थीटा 1। तो यहां से थीटा 1 थीटा 2 आप मेजर कर चुके हैं, एक्स आप मेजर कर चुके हैं, बचा क्या सिर्फ एच जो आपको डिटरमिन करना था। तो यहीं से देखिए एच की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, एक्स अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। हाँ बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इट्स क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। और ये तो आप ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके हैं। सो ये पहला तरीका हमने डिस्कस किया, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ heights of inaccessible as well as accessible objects, indirect method of measurement। तो पहला मेथड हमने डिस्कस किया, क्विकली बढ़ते हैं सेकंड मेथड। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इको मेथड। इसे हम रिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। आपको याद होगा इको किसको कहते हैं, आपने सुना होगा पहले भी, रिफ्लेक्टेड साउंड को हम कहते हैं। अगर आप पहाड़ों में जाके कहीं पे एक आवाज लगाएं दूर से या किसी बहुत बड़े हॉल के अंदर, तो आपको अपनी ही साउंड कुछ देर के बाद रिपीट होती हुई सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज एको, रिफ्लेक्टेड साउंड। हाँ, इस रूम में भी एको है। छोटे रूम्स के अंदर ये क्यों नहीं सुनाई देती, बिकॉज साउंड की स्पीड बहुत हाई है। इट इज ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ये 350 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, 350 मीटर पर सेकेंड के बराबर, थोड़ी सी कम है। तो ये जो डिस्टेंसेस है ये इतने छोटे हैं कि आपकी इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड साइमल्टेनियसली आपके कान से टकरा जाती हैं, इसलिए आप अलग अलग से इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वरना एको यहां पे भी हो रही है। ठीक है, तो यहां पे हम अगला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, एको मेथड या फिर रिफ्लेक्शन मेथड। यहां जरूरी नहीं साउंड की बात हो, तो साउंड की जगह आप सिंपली सिग्नल की बात कर सकते हैं। कोई सिग्नल आप इस सोर्स से भेज रहे हैं उस ऑब्जेक्ट तक जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं। मान लीजिए एक बहुत लंबा हॉल है, या दूर कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है, दूर कोई बिल्डिंग है आपसे, आप दूर खड़े होके आप अपने यहाँ से उस बिल्डिंग का डिस्टेंस डिटरमिन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक सिग्नल भेजेंगे। वो सिग्नल अलग अलग नेचर का हो सकता है, साउंड हो सकता है, लाइट हो सकता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कुछ भी हो सकता है। वो सिग्नल आप भेजेंगे, सिग्नल की स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपके पास एक सेंसिटिव सेंसर होना चाहिए जो टाइम लैप्स को सेंस कर सके कि ये सिग्नल यहां से मैंने अभी भेजा, कितना वक्त लिया इसने यहां से टकराकर वापस आने में। मान लीजिए इसने टाइम लिया t, कितना टाइम लिया t। तो आपके पास एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा सेंसर होना चाहिए जो टाइम आपको मेजर करके देख सके, टाइम लैप्स, सिग्नल भेजने और वापस रिसीव करने के बीच का टाइम। तो बस ये दो चीजें अगर आपको पता है, v और t, ये टाइम अगर आपको मिल गया तो आप ये डिस्टेंस अपने आप डिटरमिन कर सकते हैं। आप जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा कह लो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये स्पीड इनटू टाइम, टाइम किसका, जाने का और आने का दोनों टाइम है, तो ये डिस्टेंस भी कौन सा होगा, जाने का और आने का। मान लीजिए यहां पे ये डिस्टेंस है x, तो x जाने का और x आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस x, v इंटू टी इज ट्वाइस x। हमें डिटरमिन करना है x, तो x मस्ट बी इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। बस टाइम मेजर करना आना चाहिए और v की वैल्यू आपके पास पहले से होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। सो ये मेथड कहां कहां अप्लाई करते हैं, तो अभी आपको बताता हूं बेटा। सबसे पहले रडार में, आपको पता होगा रडार क्या होता है। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पे कुछ स्टेशंस बनाए जाते हैं। वो ग्राउंड स्टेशंस एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, कौन सा प्लेन कहां है, किस ऑल्टीट्यूड पे है, हमसे किस डिस्टेंस पे है। और वो आपने कई बार देखा होगा, वो टीवी पे एक वो स्क्रीन दिखाई जाती है, स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा डॉट दिख रहा होता है, जो डॉट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो डॉट बेसिकली एक एयरप्लेन है जिसको मॉनिटर कर रहा है ये ग्राउंड स्टेशन। किसकी हेल्प से, रडार की हेल्प से। रडार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से ये काम किया जाता है। पहले तो रडार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रडार स्टैंड्स फॉर, RA स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन, D फॉर डिटेक्शन, एंड A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वर्ड यहां पे क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि रडार में कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, या तो रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव से भी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेव्स आर माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए यूज होती हैं। रेडियो माइक्रोवेव कितना भी लंबा डिस्टेंस आपको मेजर करना हो आप उसके लिए माइक्रोवेव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रडार क्या काम करता है, ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव बेटा बिल्कुल लाइट की तरह, जैसे विजिबल लाइट है, लाइट की तरह की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, EM वेव्स हैं। लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक।
अब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये बनी किस चीज से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। जैसे साउंड वेव है बेटा, साउंड वेव में क्या हो रहा है कि एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वेव पैदा हुई। पानी में पत्थर मारा, रिपल्स क्रिएट हुए, वो भी वेव्स हैं, वहां पानी के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीजें आगे चल के आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, फिलहाल इतना ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव यूज करते हैं, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एयर या वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और सी की वैल्यू है बेटा जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आइदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां V की जगह C यूज कर रहा हूं। एनीवे, ग्राउंड पे इस रडार ने कुछ सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजा, वो इस एयरप्लेन से टकराया और वापस आया। यहां पर कुछ सेंसर्स लगे हुए थे, जिन सेंसर्स ने टाइम लैप्स को सेंस किया कि कितना वक्त लिया इस सिग्नल ने जाने में और आने में। अब इस सिग्नल की स्पीड क्या है, C, तो C × T हो गया जाने और आने का डिस्टेंस। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है x इस रडार और एयरप्लेन के बीच में, तो जाने और आने का डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस x इज C × T, तो x क्या हो जाएगा C × T/2। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहां किया, बस V की जगह मैंने C लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को हम C से डिनोट करते हैं। C की वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। किसी दूसरे मीडियम में, ग्लास में, वाटर में एंटर करेगी तो स्पीड अलग होगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। रडार कहां इस्तेमाल हो रहा है, एयर कंट्रोल के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बाकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फंडामेंटल सा फॉर्मूला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसी मेथड को बेटा इस्तेमाल करते हैं हम रिफ्लेक्शन या एको मेथड में। एक मेथड हो रहा है सोनार मेथड। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। यहां पे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, यहां पे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ठीक है। अब ये मेथड कहां पे इस्तेमाल होता है, ये शिप्स में इस्तेमाल होता है। शिप्स में सोनार लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा था टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक क्यों डूबा था, वो सी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, बट नीचे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह, तो ऊपर से तो देखने में उनकी पीक नहीं दिख रही होगी, बट पानी के नीचे होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, या पानी में शिप के नीचे कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, कोई और खतरे को डिटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं सोनार। सोनार क्या काम करता है, सोनार यहां से एक सिग्नल भेजता है, ये सिग्नल नीचे सी बेड से टकराता है, तो सी बेड की डेप्थ कितनी है, यहां हम चेक कर रहे हैं डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई पे है सी बेड। तो सिग्नल टकराया बेड से, वापिस आ गया, यहां पे एक सेंसर था, उसने टाइम लैप्स को सेंस किया। अगर सिग्नल की स्पीड v हमें पता है, तो ये डिस्टेंस, जाने और आने का डिस्टेंस दोनों d और d हैं, तो 2d हो जाएगा v × t, तो d कितना हो जाना चाहिए, v × t/2। अगेन सेम फॉर्मूला। तो फर्क क्या था सोनार में, यहां वर्ड आया साउंड, तो यहां कौन सा सिग्नल हम भेजते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल, अल्ट्रासोनिक। देखिए जब आप कोई भी साउंड, आपने सुना होगा कि हमारे कान सेंसिटिव है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की साउंड सुनने के लिए, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जो कि देखने में वी की तरह है, बट ये वी नहीं है, इसे हम बोलते हैं न्यू। म्यू अलग होता है बेटा, म्यू जो है वो इस तरह का होता है, दिस इज म्यू, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज करते थे, और इस क्लास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम यूज करेंगे म्यू। ये म्यू है, यू की तरह जो है वो म्यू, और ये जो वी की तरह इसे हम बोलते हैं न्यू। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये साउंड वेव्स हैं, बट इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है, और हमारे कान इस फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ सकते, इनके लिए सेंसिटिव नहीं है। जो हम नहीं सुन सकते, जो हायर लिमिट है फ्रीक्वेंसी की जो हम सुन सकते हैं, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, आई एम सॉरी ये 20 किलो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज नहीं 20 किलो हर्ट्ज। सो 20 हर्ट्ज लोअर लिमिट है, 20 किलो हर्ट्ज अपर लिमिट है। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी उसको इंफ्रासोनिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक।
तो इंफ्रासोनिक वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। सोनिक है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है। ये साउंड सिग्नल है, इसलिए हमने सी यूज नहीं किया, क्योंकि सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं। बैट, चमगादड़ किस तरह से देखते हैं? आपने सुना होगा रात को शिकार करते हैं, रात को निकलते हैं, और वो कैसे देखते हैं? वो आंखों से नहीं देखते बेटा, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स स्प्रेड करते हैं आगे पीछे, अल्ट्रासोनिक सिग्नल एमिट करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स आगे पीछे जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी बाउंड्रीज उनसे टकरा के जब वापस आती हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ सेंसर्स हैं। जैसे आपकी बॉडी में ये दो सेंसर्स हैं, ये दो सेंसर्स एक खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सेंस करते हैं, विजिबल रेडिएशंस को ओनली। सेंसर्स ही है ना, रेटिना है, एक फोटो सेंसिटिव फिल्म है जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है, उसमें करंट पैदा होता है, ऑप्टिक नर्व वो करंट ब्रेन तक लेके जाती है, तब आप चीजों को देख पाते हैं। तो वहां पे नेचर की जो इंटेलिजेंस है, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन मैं यहां नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करता हूं। तो बैट के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप किया हुआ है नेचर ने, जिसमें कि वो विजिबल लाइट की हेल्प से नहीं देख रहा, वो साउंड की हेल्प से देख रहा है। आप साउंड की हेल्प से सुन रहे हैं, वो साउंड की हेल्प से देख रहा है। वो साउंड सिग्नल फेंक रहा है जिसको आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है, अल्ट्रासोनिक साउंड है। अब हर वेव जब टकराती है, किसी फ्लैट बाउंड्री से टकराएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव के प्रोपेगेट करने का पैटर्न अलग होगा। जैसे मेरा हाथ है, इस बाउंड्री से टकराएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका पैटर्न अलग होगा प्रोपेगेट करने का। बैट के पास वो सेंसर्स हैं जो रिफ्लेक्टेड साउंड को सेंस करके अपने ब्रेन के अंदर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ ये पंखा लगा था, यहाँ ये एलईडी थी, यहाँ ये वॉल है, यहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा, ये पत्थर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ चलता फिरता कोई आदमी दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग दिख रहा है। मूविंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड वेव अलग तरीके से प्रोपेगेट करती है। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे एसएचएम एंड वेव्स में। एनीवे, इस पैटर्न पे बैट के ब्रेन में इमेजेस बनती हैं। इसी कंसेप्ट को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या किया जाता है? आपने देखा होगा स्टमक में अल्सर्स हो, किडनी की प्रॉब्लम हो या कुछ और, तो डॉक्टर्स अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। और जिन लोगों ने करवाया होगा या आप कभी किसी के साथ गए होंगे, तो आप देखते हैं वो पहले तो कहते हैं बहुत सारा पानी पीजिए, फ्लूइड होना चाहिए ताकि ये एक्सपैंड कर जाए आपका एब्डोमेन। फिर एब्डोमेन के ऊपर एक प्रोब यूज करते हैं, वो प्रोब से देख, हाँ हालांकि आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, डॉक्टर देखता अच्छा ये किडनी दिख रही है, वो स्क्रीन पे सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के इंप्रेशन कहाँ पे आ रहे हैं? स्क्रीन पे। तो वहां पे वही बैट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बैट वाली, कि वो जो अल्ट्रासोनिक वेव यहां फेंक रहे हैं, साउंड वेव है, वो अंदर जाके कहीं पे स्टमक की लाइनिंग से रिफ्लेक्ट होके आएगी, कहीं किडनी है तो किडनी की लाइनिंग से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके पैटर्न को उसी प्रोब में एक सेंसर लगा, वो सेंस करके उसी की इमेजेस क्रिएट करके हमें कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाता है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी डिस्कशन अल्ट्रासोनिक वेव्स को लेके। तो ये हम यूज करते हैं कहां? सोनार मेथड में। आगे बढ़ते हैं बेटा लेजर मेथड। व्हाट इज लेजर? पहले तो लेजर पता होना चाहिए कि लेजर, वैसे तो लेजर की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन। क्या आपको पता है एम्पलीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को एम्पलीफाई करना। वैसे तो उसका मीनिंग है एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा रही है मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। उसको बढ़ा देना। और देखो एम्पलीट्यूड तभी बढ़ेगा जब आप एनर्जी बढ़ाओगे, एनर्जी देनी पड़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। सिंपल शब्दों में कहूं, एम्पलीफिकेशन का मतलब यह है कि एनर्जी को बढ़ा देना। जैसे साउंड के एम्पलीफायर्स आपने सुना है, कार्स में या म्यूजिक सिस्टम्स में आप देखते हैं एम्पलीफायर लगे हैं, वो लो साउंड को, लो इंटेंसिटी की साउंड को हाई इंटेंसिटी की साउंड में कन्वर्ट कर देता है। और सिंपल शब्दों में कहूं कि साउंड एनर्जी को बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफिकेशन मतलब लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय, बेटा चूंकि टेक्निकल वर्ड्स आपने अभी बहुत सारे सुने नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सारी चीजें समझा रहा हूं। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। Light amplification by stimulated emission of radiation. This is the full form of laser. Laser होती क्या है? Laser basically बेटा यूनिडायरेक्शनल, आपने लेजर यूज की होगी कई बार। छोटी छोटी लेजर टॉर्चेस बच्चों को अक्सर देखता हूं यूज करते हैं। वो एक छोटी सी बीम रात को अगर छत पे लगा के
खड़े होकर अगर आप चलाएंगे तो आप दूर दूर कई 100 मीटर 500 मीटर दूर किसी बिल्डिंग की ओर फोकस करेंगे, उस बिल्डिंग पे भी वो स्पॉट आपको दिखता है, रेड स्पॉट या जिस कलर की भी लेजर आपके पास है। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल। नॉर्मली किसी और सोर्स से जब हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, वो फैलते हुए जाती है। बट लेजर की जो बीम है वो बिल्कुल सीधी जाती है, यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक वर्ड होता है बेटा कलर को ले, कलर के लिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। आपने व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, विबग्यर। तो सभी कलर्स में डिफरेंस क्या था, सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। तो सिंपल शब्दों में कहूं मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही वेवलेंथ है, एक ही फ्रीक्वेंसी के लाइट का होना। यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक इंटेंस बीम ऑफ लाइट, वेरी इंटेंस। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इसके पास, इंटेंस बीम ऑफ लाइट। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक इंटेंस बीम ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर को भी आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंसेस को डिटरमिन करने के लिए। जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस हम इसी तरीके से डिटरमिन करते हैं। हम एक हाई इंटेंसिटी लेजर बीम को प्रोजेक्ट करते हैं मून की ओर। जैसे अभी टॉर्च ऑन की, लेजर टॉर्च, तो अभी हमें स्पॉट नहीं दिखा, कुछ देर के बाद हमें स्पॉट दिखेगा मून के सरफेस पे, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है, लाइट को जाने आने में कुछ वक्त लगेगा, ठीक है, अ फ्यू सेकेंड्स टाइम लगेगा। तो सेंसर टाइम लैप्स नोट करेगा। चूंकि लेजर है तो लाइट, इसकी स्पीड क्या है, c, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जाने और आने का डिस्टेंस तो 2d था, वो हो गया c इंटू टी। तो सिंगल साइडेड डिस्टेंस d क्या होना चाहिए, c इंटू टी अपॉन 2। अगेन यही सेम फॉर्मूला। सो बेटा दिस वाज एको मेथड टू डिटरमिन लार्ज डिस्टेंसेस। मून का डिस्टेंस हम इसकी हेल्प से डिटरमिन कर सकते हैं, इसमें हम लेजर मेथड यूज कर रहे हैं। सोनार इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, एको पे। रडार भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमिन द डायमीटर ऑफ मून। अब मून का डायमीटर कैसे मेजर करें, सोचो। क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहां पे भी कोई ना कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। हाँ, मून का डिस्टेंस हम डिटरमिन कर सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट मेथड, अभी अभी मैंने बताया था, लेजर मेथड। सपोज मून का डिस्टेंस आपने अर्थ से कितना है वो डिटरमिन कर लिया लेजर मेथड से, दैट इज आर। उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, तो आर की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपका टारगेट आपको निकालना है डी, दैट इज डायमीटर ऑफ मून। तो अगेन आप अर्थ के सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप मून के दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स को आप ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर। पहले क्लाइनोमीटर को यहां एडजस्ट करेंगे, उसके बाद क्लाइनोमीटर को फोकस करेंगे दूसरे डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर पे। तो इसके लिए आपको क्लाइनोमीटर को रोटेट करना पड़ेगा। आप कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं, क्लाइनोमीटर आपको रीडिंग दे देगा किस एंगल से आपने रोटेट किया। तो ये एंगल थीटा क्लाइनोमीटर की हेल्प से डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। आर के लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया था, लेजर मेथड। तो आर और थीटा दोनों हमें पता है, हमारा टारगेट है डी डिटरमिन करना। याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इजंट इट? याद आया? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देखो बेटा यहां पे डायामीटर, हालांकि ये आर्क नहीं है, स्ट्रेट लाइन होगी, बट ये इतनी दूर है, डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा अर्थ से, और इसका डायमीटर उसके मुकाबले में छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो चलेगा, डायरेक्टली तो आप कर ही नहीं सकते मेजर। तो हम इसके डायमीटर को आर्क लेंथ मान लेते हैं यहां पे। तो अगर डायमीटर को हम आर्क मान लें तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी अपॉन आर। अब आर आपने लेजर मेथड से डिटरमिन किया, थीटा आपने क्लाइनोमीटर की हेल्प से, थीटा आपने किसकी हेल्प से मेजर किया, क्लाइनोमीटर की हेल्प से, और आर आपने कैसे मेजर किया, लेजर मेथड से। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है। इस फॉर्मूले में 3 ही क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, बचा डी, डी नहीं पता, तो क्या डी की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। सो डी मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू थीटा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू डिटरमिन द डायमीटर ऑफ मून। गॉट इट? समझ आ गया बेटा ये? इसमें हाँ ध्यान रखिएगा, जब जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हो सकता है क्लाइनोमीटर में आपको थीटा की वैल्यू डिग्री में मिली है, तो थीटा की वैल्यू को सबसे पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था जब हम प्लेन एंगल स्टडी कर रहे थे, राइट? सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो बेटा आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें डिस्कस करना बेटा पैरेलैक्स मेथड, और कुछ और चीजें छोटी छोटी हमें डिस्कस करनी है इनडायरेक्ट मेथड्स में।
बट मुझे लग रहा है अगर आज की क्लास में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आज हम कंक्लूड करते हैं यहीं पे, तो बाकी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।